जी सर। नमस्कार। कोरोना वायरस के ऊपर दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर में सभी लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत चाइना के वुहान शहर में हुई, आज उस वायरस की वजह से विश्व भर में 20 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो तकरीबन 13,000 के ऊपर ये आंकड़ा जा चुका है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा 1,000 को पार कर चुका है। कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को पूरे देश के अंदर जनता कर्फ्यू लगाया था और 24 मार्च को टोटल लॉकडाउन देश का कर दिया गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शपथ ली और साथ ही साथ कोरोना को अपनी पहली प्रायोरिटी बताया। कोरोना के जितने भी मरीज़ मध्य प्रदेश में रहेंगे उनको निःशुल्क रूप से उपचार दिया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना से लड़ाई करने के लिए और उससे उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं से लड़ने के लिए एक विशेष टीम का संगठन भी किया गया। वो कोरोना वायरस जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी इस वक्त अपने घर में कैदी बनकर रह गया है, आज उस कोरोना वायरस के ऊपर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर PN अग्रवाल सर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, क्योंकि हम लोगों ने कुछ महीनों पहले इसका नाम भी नहीं सुना था और अब हम जब भी टीवी खोलते हैं तो हमारे सामने कोरोना वायरस होता है। तो क्या सर ये कोई नया वायरस है? देखिए, कोरोना वायरस की फैमिली तो 1960 में पहचानी गई थी। इसके ऊपर बहुत राइटअप है, बुक्स हैं, परंतु समय समय के साथ ये अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है। जैसे 2003 में सार्स था, 2012 में मर्स था, जैसे मिडिल ईस्ट सिंड्रोम, तो अलग अलग जानवरों से ये शुरुआत हुई थी। परंतु 2019 के दिसंबर माह में पहली बार चाइना से जब पता चला कि एक नया वायरस है और इसी प्रजाति का है, परंतु ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है, कहीं ज़्यादा एग्रेसिव है, ये समस्या है इसके साथ में। तो अब पता तो चल गया है कोरोना वायरस है और अब जैसे आपने बताया लाखों व्यक्ति इससे ग्रसित हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। जी सर। तो ये वायरस जरूर, अब इसमें समस्या ये है कि वायरस तो नया है परंतु इसके उपचार हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जी सर। बहुत जम के रिसर्च चल रही है, दवाइयों के बारे में भी, वैक्सीन के बारे में भी। जी सर। सर, कोरोना वायरस की जो बीमारी है इससे पूरे देश भर में एक डर फैला हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि क्या अगर ये बीमारी हमें हो गई तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो क्या अगर ये हो गई तो क्या मृत्यु निश्चित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये अच्छी बात है इस बीमारी में, जैसे आंकड़े बता रहे हैं पूरे विश्व में कि मृत्यु दर केवल 2 से 3 से ज़्यादा 4% है और हमारे देश में तो ये कम है। जी। इसमें 80% व्यक्ति तो संक्रमित तो होते हैं पर उसमें लक्षण नहीं होते हैं। थोड़े बुखार और थोड़ा खांसी इसमें ही होके ठीक हो जाता है। कुछ ही प्रतिशत है जिसमें श्वास की तकलीफ होती है। इस रोग में मुख्यतः लंग्स में असर पड़ता है। जब लंग्स बीमार होते हैं, निमोनिया होता है, तब गंभीरता आती है, तब ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके बाद में और दूसरे ऑर्गन्स में असर जा सकता है। तो इसमें डरने की बात कतई नहीं है। एक आम व्यक्ति जो स्वस्थ है, जी सर, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहा है, उसमें बहुत कम संभावना है इन्फेक्शन होने की। होने के बाद भी उसमें जनरली 90% अच्छे हो जाते हैं। कुछ ही प्रतिशत जिनको एडमिट करना पड़ता है, उसमें भी आप अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं कि अब देखिए आज 35 लोग घर चले गए, आज 80 लोग घर चले गए। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जी सर। सर, आपने हमें बताया कि कोरोना वायरस के जैसे कुछ लक्षण होते हैं, तो खास करके कोरोना वायरस के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कोरोना हो गया है? सबसे पहले तो वायरल इन्फेक्शन के नाते इसमें बुखार आता है, खांसी आती है, बॉडी एक होता है, हेडेक हो सकता है। परंतु जब वायरस इनका इन्फेक्शन गले से होके छाती में जाता है, तब इसमें सांस फूलना, खांसी आना और ऑक्सीजन की कमी होना, उस समय व्यक्ति डल होता है, ड्राउजी हो सकता है, तब चिंता की बात आने लगती है। परंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि रूटीन वायरस जैसे स्वाइन फ्लू पिछले सालों में चल रहा है, उसमें भी लक्षण ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सर्दी उसमें ज़्यादा होती है। कोरोना में ये देखा गया कि लूज मोशंस भी कई लोगों को होते हैं जिससे शुरुआत हो सकती है। परंतु बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको कोई लक्षण नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें लक्षण आते ही नहीं, कई दिनों तक, 5 दिन 7 दिन तक भी बुखार नहीं आता है। तो ये वाले प्रश्न, ये ग्रुप ऐसा है जिसमें हमेशा हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बुखार संक्रमण है कि नहीं है। जी सर। ये किसी मध्यम वर्ग में है, लो वर्ग में, और इवन डॉक्टर्स और किसी भी संभ्रांत वर्ग में ये हो रहा है कि पहचान ही नहीं पाते कि संक्रमण शुरू हो गया है।
उस समय इन्फेक्टिविटी होने से दूसरों तक रोग फैल रहा है। तो ये इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है इस रोग के साथ में। इसलिए हम आगे की जो सारी बातें करेंगे उसी के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। जी सर। सर हम लोगों ने देखा कि इस बीमारी की शुरुआत एक छोटे से शहर से हुई और आज ये पूरे विश्व भर में फैल गया है, तो ये इतनी तेज फैल कैसे रहा है? ये आज जेट एज है। जी सर। फैलने की वजह तो हमारे देश में जैसे हुआ, विदेश से जो भारतीय या दूसरे विदेशी आए उन देशों से आए जहाँ पर ये रोग फैला हो। तो पहले चीन में हुआ, फिर साउथ कोरिया में हुआ, फिर इटली में हुआ। 3 देश मुख्यतः शुरू में इन्वॉल्व हुए और वहाँ से जो व्यक्ति आए फ्लाइट से आए, उसके बाद में जैसे जैसे रोग फैला, पूरा यूरोप फैला, अमेरिका में गए और दूसरी देशों में भी ये रोग फैला। तो हमारे इंडियंस जो वहाँ से आए, वहाँ से शुरुआती तौर पे संक्रमित व्यक्ति हमारे देश में आया। ये जरूर मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की त्वरित एक्शन से, दूरदर्शिता से बहुत जल्दी उन्होंने उन लोगों को उन देशों से आने वाली फ़्लाइट्स में स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। उन फ्लाइट्स को फिर उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन करना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन फ्लाइट्स को रोकना शुरू कर दिया। ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु आया बाहर से ही था और आया जेट एज होने के कारण फ्लाइट से आया, इसलिए वो कुछ घंटों में एक से दूसरे देश में पहुंच गया। इस तरह पूरे विश्व में ये संक्रमण फैला है। और स्टेज 2 में फिर उसके बाद में जब एक व्यक्ति संक्रमित हमारे देश में आता है, उससे उसके परिजनों को होता है या उसके क्लोज फ्रेंड्स को होता है, वो स्टेज 2 कहलाती है। जी सर। और इसके बाद जब यदि संक्रमण न रोक पाए, जैसे इटली में या यूरोप में हो रहा है जहाँ लाखों में चले गए व्यक्ति, तो वहाँ पर फिर वो दूसरे स्टेज 3 में समाज में फैलने लगता है, जो उस कम्युनिटी स्प्रेड को फिर बहुत संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता कि एक व्यक्ति से किस किस को इन्फेक्शन हो चुका है। जी सर। सर ये बीमारी कोरोना वायरस की अधिकतम कौन सी एज ग्रुप में देखी जाती है? क्या ये बच्चों में ज़्यादा होती है, वयस्कों में ज़्यादा होती है, बुजुर्गों में ज़्यादा होती है? इससे ज़्यादा खतरा किसको है? जी हाँ, बीमारी उन लोगों को हो रही जो एक्टिव हैं, बाहर हैं और जो आपस में एक बंद एनवायरनमेंट में बैठे हैं। एक परिवार के सदस्य, यदि एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो घर में लगातार खांसता है, छींकता है, तो उसके दूसरे सदस्यों को भी रिस्क बढ़ती है। जी सर। बच्चे हैं, बड़े, फिर वो किसी को भी चपेट में ले लेता है। तो जनरली जो रिपोर्ट बता रही है उसमें जो संक्रमण की मुख्य 20-30 से लेकर 50 ईयर्स, 50 से 70 ईयर्स हर एज में हो रहा है। 20 से 60 में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो लोग ज़्यादा बाहर हैं। परंतु जो इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो है एल्डरली लोगों में, जो 60-65 से ज़्यादा उम्र के हैं, या वो व्यक्ति जिनको दूसरी बीमारियां पहले से ही हैं। जी सर। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे उनको हार्ट डिजीज़ है, लंग्स की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति हैं, उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनके लंग्स पहले से डैमेज हैं, टीबी से भी हो सकते हैं। हमारे भोपाल में आपने देखा काफ़ी गैस पीड़ित हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से टीबी के कारण उनके लंग्स डैमेज हो चुके थे, धूम्रपान करने के कारण उनको सांस का रोग सीओपीडी हो चुका था। तो सीओपीडी और टीबी के लक्षण जब मिल गए तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है और फिर उनको जो निमोनिया होता है वो फिर ठीक नहीं होता है। और अभी बार बार हम देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जब तक अस्पताल पहुँचते तब तक अति गंभीर हो चुके होते हैं, कई लोग तो करीब ब्रॉड डेड लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक है कि इन लोगों के शुरू के लक्षणों में ही इनके परिजनों को घर में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा कि इस तरह के व्यक्ति पहले से वीक हैं, उनकी उम्र 50, 55, 45 भी हो सकते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यंग एज में जिनको बीमारियां हो गई हैं स्मोकिंग से, सीओपीडी से। जी सर। तो उन लोगों को भी चौकन्ने रहना पड़ेगा। पहले वो संक्रमण से पहचान के लिए अपने हॉस्पिटल में पहुंचे। बहुत सारे भोपाल में सेंटर है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। तो सबसे पहले मैसेज रहेगा कि आप लोग अपने घर में मत रहिए, यदि है, क्योंकि एक व्यक्ति से घर के दूसरे सदस्य को, दूसरे से तीसरे को हो जाएगा, फिर वो छोटा बच्चा भी क्यों ना और यंग क्यों ना हो। जी सर। आपने बताया कि जैसे जो लोग वीक होते हैं, तो क्या हमारी प्रतिरोधक क्षमता का इसके साथ क्या लेना देना है? क्या ये जवान लोगों में इसलिए कम होता है क्योंकि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, और बुजुर्गों में इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर ये कम होती है? आप देखिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। जी। हमारे रोग से हमें कौन बचाता है? हमारे से रोग के लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति। जी सर। और इसको बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब जो अच्छा हेल्दी खाना खाता है, जो अच्छा बैलेंस डाइट रखता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप का हमारा वजन नियंत्रित रखता है और एडिक्शन से दूर रहता है। एडिक्शन मतलब तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल और किसी और तरह का एडिक्शन। तो जो एडिक्शन फ्री है, अच्छा है, फिट है, एक्टिव है, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी रोग की शक्ति, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होता है, तो हमारा बॉडी स्ट्रांग होती है और ऐसे में हमेशा रोग हम पर हावी नहीं हो पाता है। एक बढ़ी हुई एज में भी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। जी सर। ये कहीं नहीं लिखा है कि 60 साल के बाद व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए, समय के साथ पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारे सोशल पैटर्न चेंज हो रहा है। हमारे बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, 70, 80, 85, 90 साल के हमारे घरों में स्वस्थ हैं। जी सर। तो ये एटीट्यूड की बात है, पॉजिटिविटी की बात है, अपने आप को स्वस्थ रखने की बात है। यस सर। मतलब कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो वो अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाकर, अपनी सेहत का ध्यान रखकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और इस बीमारी से बच सकता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये पता कैसे चलता है कि हमें बीमारी हो गई है? इसके लिए कोई टेस्ट होते हैं? हमने अक्सर स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में सुना है, आखिर ये क्या होते हैं?
देखिए टेस्ट होते हैं, एक तो लक्षणों से पता चलता है, पर अब जब हमको डाउट होगा कि हमको इसमें व्यक्ति में कोरोना टेस्ट करना है, कंफर्मेशन है, तो टेस्ट किए जाते हैं, जो कि इसके नेजल या थ्रोट के सिक्रीशंस को लेकर टेस्ट किया जाता है। जी सर। स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जो RT-PCR के इसका नाम होता है। RT से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक स्वैब लेते हैं, स्वैब को नॉस्ट्रिल से डालते हैं, थ्रू पीछे नेजोफेरिंग्स तक, गले जो पीछे की गले की सरफेस है वहाँ टच करते हैं। ये एक्सपर्ट ही कर पाते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती है। या थ्रोट मुंह में से डालते हैं, मुंह से गले की पीछे सरफेस पे, जिसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, वहाँ से स्वैब लिया जाता है। स्वैब को टच करके ऐसे रोल करके उसमें जो वायरस के कण और सिक्रीशन चिपक जाते हैं उनको निकाल के वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में डालते हैं। उसमें डाल के फिर उसको लैब में भेजा जाता है। इसमें वायरस का लोड देखा जाता है, वायरस की प्रेजेंस देखी जाती है, उससे कंफर्मेशन होता है कि टेस्ट है कि नहीं है। जी सर। सर हमने कई बार ऐसा देखा कि लोगों के अंदर ये पहले टेस्ट नेगेटिव आया, फिर कुछ दिन तक वो ठीक रहे, फिर अचानक से टेस्ट दोबारा करा तो पॉजिटिव आ गया। तो इसकी विश्वसनीयता के ऊपर हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअली ये टेस्ट में हमेशा कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो सैंपल अगर सही मिलेगा जी सर, तो उसका टेस्ट की रिपोर्टिंग पॉजिटिविटी उसकी बढ़ेगी। जैसे मैं ब्रोंकोस्कोपी करके ब्रोंकियल लवाज लंग्स में से लेता हूँ, तो उसमें 97% तक की सेंसिटिविटी है, उतना एक्यूरेट रहेंगे। परंतु नेजल स्वैब में चूंकि उसकी एक्सेस पहुंचना मुश्किल होता है, एक्सपर्ट डालते हैं, कभी कभी नोज में ब्लॉक होता है, तो 35 से 38% टेस्टों में देखा गया है, डिफरेंट स्टडीज़ में देखा गया है। गले के स्वैब की रिपोर्ट 67 से 68%, 2/3 में पॉजिटिव आती है। तो ये फिर भी 1/3 का या 2/3 का गैप रह जाता है। तो इसमें सेकेंड या थर्ड टेस्ट में इसलिए कई बार पॉजिटिविटी इसलिए आती है। जी सर। सर ये तो रहा कोरोना की स्क्रीनिंग के बारे में। यदि एक बार कोरोना हो जाता है तो फिर उसका इलाज का क्या तरीका है? एक कोरोना डायग्नोस होने के बाद में सबसे पहली गाइडलाइन है कि उस व्यक्ति को एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करना पड़ता है जिससे कि इसलिए कि वो किसी भी स्टेज में उस पर इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। 3 इसकी सिवियरिटी होती है, स्टेज टाइप ए, स्टेज A, B और C। जी सर। तो कैटेगरी A में व्यक्ति को हल्का संक्रमण होता है, हल्का बुखार आता है, खांसी आती है, थोड़ा गला खराब होता है, बॉडी एक वगैरह माइल्ड होते हैं, तो सांस वगैरह इस समय नहीं फूलती है, उस व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल होती है, तो इसको कैटेगरी A बोलते हैं, जो माइल्ड फॉर्म कहलाता है। इसमें रिस्क नहीं है उस व्यक्ति को। फिर कैटेगरी B होती है, वो व्यक्ति इसमें कुछ सेम सिम्टम यदि कोई एल्डरली व्यक्ति को या व्यक्ति जिसको क्रॉनिक डिजीज जैसे हमने डिस्कस किया, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके केस में ज़्यादा गंभीरता हो जाती है। परंतु यदि सिम्टम और बढ़ जाते हैं, तेज बुखार आना, हाथ पैर ज़्यादा तकलीफ होना, ज़्यादा खांसी आना, ये लक्षण, भूख नहीं लगना, डिहाइड्रेशन होना, तो स्टेज 2 कैटेगरी 2 में कहलाता है। तो इस समय ज़रूरी है डायग्नोज करके उनको एडमिट करना। जी सर। और थर्ड स्टेज होती है जब रोग और तेज बढ़ जाता है, उस समय व्यक्ति गंभीर हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सांस की गति बढ़ती है, व्यक्ति को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और इस समय गंभीरता आ जाती है और दूसरे ऑर्गन में भी उसका असर पड़ता है। किडनी फेलियर शुरू हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में व्यक्ति जा सकता है। जी सर। तो इस स्थिति में तो उनको ICU में एडमिट करना पड़ता है, और इसमें से कुछ व्यक्तियों को हो सकता है वेंटिलेटर पर भी लेना पड़े, क्योंकि उनके इस बीमारी में लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होने से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। हम बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हो हमारे खून में नहीं पहुंच पाती है। जी सर। तो ऐसे व्यक्तियों को ऑक्सीजन बाहर से देने के बाद भी यदि ब्लड में लेवल्स कम हैं तो फिर वेंटिलेटर का सपोर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जी सर। सर हमने वेंटिलेटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, क्या हमारे देश में सफिशिएंट अमाउंट में इतने वेंटिलेटर हैं कि अगर कोरोना का पैंडेमिक और ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसे संभाल सकें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भरपूर लेवल इक्विपमेंट के हैं, बेड्स तैयार हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ 10,000 लोगों में संक्रमण हो तो 1,500 बेड्स की ज़रूरत पड़ती है। जी सर। करीब 1.5% से 2% की। हमारे पास ऑलरेडी 5 दिन पहले 1 लाख से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल थे, जिसमें कम से कम कई हज़ार वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं। तो कहीं भी समस्या की बात नहीं है। और दूसरी बात मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा, जो पॉजिटिव बात यह है कि आज हमारा देश दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास संक्रमित व्यक्ति बहुत कम है। जी सर। समय वही था जब सब पूरे विश्व में फैला, समय वही था जब सारे लोगों तक पहुंचा, पर हमारे देश में त्वरित एक्शन लेने के कारण, लॉकडाउन जल्दी करने के कारण, उसके बाद एग्रेसिव थेरेपी हम लोग कर रहे हैं। हमारे देश में हम सभी 130 करोड़ इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, हम सब मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जो काम कर रही है वो तो है ही है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि उनका नंबर तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। जी सर। और जो कुछ बीच में समस्या आई थी वो भी अब सुलझाते जा रहे हैं। इसलिए फिर भी एक आम नागरिक से यही रिक्वेस्ट रहती है, यही हिसाब से सबसे अपील रहती है कि आप अपना रोग छुपाएं नहीं। रोग छुपाने से आप अपना नुकसान करेंगे और सारे समाज का नुकसान करेंगे। जो इतनी बड़ी पहले देखिए रोग खराब है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम दूसरे अमेरिका में देख रहे हैं। जी सर। कल 4,000 से ज़्यादा मृत्यु एक दिन में भी अमेरिका में। जी। पूरा विश्व हिल गया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे दुश्मन को, ऐसे रोग को, ऐसे कीटाणु से बचने के लिए बहुत स्मार्टली डील करें, अनुशासित रहें, और जो गाइडलाइंस को हम पूरी तरह फॉलो करेंगे, डिस्टेंस, बहुत सारी हम बातें और भी डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम नियंत्रण पाते चले जा रहे हैं।
और बहुत पॉजिटिव मैसेज है इसमें। मैं समझता हूँ कि हमारे पास संसाधन बहुत अच्छे इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स, इन सबको भी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। उन सब में आप देखिए कि पीड़ितों के अलावा जो क्वारंटाइन व्यक्ति हैं वो भी हैं, प्रशासन का अमला है वो भी ठहरे हुए हैं, तो सब लोगों का अच्छा ध्यान दिया जा रहा है और हम बहुत पॉजिटिव हैं। जी सर, जैसा आपने बताया कि हिंदुस्तान इस वक्त बहुत आगे है, हम अक्सर अखबारों में आजकल ये पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड लेकर पूरे विश्व से लोग हिंदुस्तान के पास आ रहे हैं। तो सर, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है और इसकी इस कोरोना वायरस की लड़ाई में क्या महत्वपूर्णता है? एक्चुअली ये क्लोरोक्विन की मेडिसिन का अगला फॉर्म है। इसमें बेसिकली इसका पर्पस, इसका यूज़ होता था मलेरिया के उपचार के लिए, इसका यूज़ होता था जॉइंट के डिजीज़ के लिए, कनेक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, स्किन के प्रॉब्लम, कई जगह इसका यूज़ होता था। परंतु ये भी देखा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब आप व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर एक तो वो बॉडी में वायरस अटैच नहीं हो पाता है, और नंबर 2 बॉडी के अंदर वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। तो देखा गया कि ये इफेक्टिव है। परंतु गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत साफ है, ये आम नागरिक को लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो उन्हीं लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जो कि सीधे सीधे कोरोना के मरीजों का जिसके ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो टीम्स जिसमें कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल जो कि डायरेक्टली फील्ड में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली उनके लिए नंबर 1। नंबर 2, ये उनके लिए दिया जाना चाहिए जो कि उस संक्रमित व्यक्ति के परिजन हैं, उनकी देख रेख करते हैं। इन 2 कैटेगरीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया है। तो आम हेल्दी नॉर्मल व्यक्ति के लिए कतई रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए पैनिक ना करें। मैं फिर से बोलूँगा कि ये दवाई है, परंतु ये दवाई एक आम नागरिक के लिए जरूरी नहीं है। जी सर, उनको अपना दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना सेहत का ध्यान रखना है, अपने को इन्फेक्शन ना लगे इसका बचाव करना है, जो गाइडलाइंस का फॉलो करना है। परंतु इंपॉर्टेंट दवाई है और अभी तक इसमें बेनिफिट मिले हैं और रिसर्च चल रही है, हमें और एग्जैक्ट स्टेटस आगे चल के पता चलेगा। जी सर, आपने अभी बताया कि हमें इन्फेक्शन से बचाव करना है, तो इस कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कोरोना वायरस फैलता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के नाते छींकने और खांसने से। एक संक्रमित व्यक्ति के गले में जाता है, नोज़ में जाता है, वहाँ से उसके शरीर में जाता है। उसको जब लक्षण होते हैं खांसी के, तो खांसता है, छींकता है, उस समय ये वायरस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उड़ता है। एक बार में हजारों ड्रॉपलेट्स हवा में रहते हैं। इसकी कुछ वीडियो पे अगर आप माइक्रोस्कोप पिक्चर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, अब यू विल फाइंड कि इट इज़ बड़ा हजारों की, जिस तरह एक 3 से 6 फीट के दायरे में वो खांसी के एक जोर से ओपन माउथ से खांसने में जिस तरह कीटाणु उड़ते हैं, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमको दैट मीन्स ये सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा, वो व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति अपने हाथ को मुंह में, नाक में लगाता है तो उसके वायरस के लोड हाथ में आ जाते हैं, उसके कपड़ों में आ जाता है, या खांसने से टेबल और कुर्सी पे जाता है तो हाथ, उस व्यक्ति का शरीर और हाथ तो संक्रमित है, तो उसके फिजिकल कांटेक्ट में होने से उस संक्रमण दूसरे व्यक्ति में जाता है। तीसरा, जो कीटाणु फैले हुए हैं डेड सरफेसेस पे, जिसको हम कहते हैं फोमाइट, टेबल, चेयर, डोर हैंडल या कहीं रेलिंग्स वगैरह पे, वहाँ पे दूसरा व्यक्ति उसको टच करता है, उसके ऊपर संक्रमित सीक्रेशन आ जाते हैं। सीक्रेशन, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, हम अपने हाथ को कई बार चेहरे पे लगाते रहते हैं। एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि एक दिन में हम कम से कम 90 बार एक आम व्यक्ति अपने जाने अनजाने अपने हाथ को कभी माथे पे, कभी आँख पे, नाक पे, मुंह पे लगाता रहता है। तो ये संक्रमण हमारे हाथ से हमारे अपने शरीर में चला जाता है। तो रूट हो गया खांसना, छींकना। इसके लिए अब क्या करना जरूरी होगा? पहले तो ये कि वो व्यक्ति जो खांस रहा है उसको ध्यान रखना है कि मेरे खांसने से संक्रमण फैलेगा। जी सर। और हमको देखना है कि उसके खांसने से संक्रमण फैलेगा, तो हम अपने आप को बचाएं, हम अपने आप को डिस्टेंस करके रखें। सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक रूप से हम उस व्यक्ति से अगर 6 फीट से 5-6 फीट के दूर रहेंगे तो उसके खांसने पर भी हम अपना बचाव कर पाएंगे। जी। नंबर 2, यदि कोई खांस रहे तो हम बहुत आसानी से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मुंह में कपड़ा लगा सकते हैं, साइड में घूम सकते हैं। जी। या जो ज़्यादा इफेक्टिव है, हम मास्क वगैरह लगा सकते हैं। जी। तो कुछ मास्क भी मैं लाया हूँ, आप चाहे तो मैं वो दिखा सकता हूँ दर्शकों को। हम लोगों ने काफ़ी सारे मास्क के बारे में सुना है, N95 मास्क, और जैसा कि सर ने बताया कि हाथों से फैलता है ये सारी बीमारी, तो हाथ वॉश करने का, सैनिटाइजर, इन सब का सर एक डेमो देना चाहेंगे? जरूर, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, कुछ ये मास्क है, N95 मास्क कहलाता है। इस तरह का मास्क होता है और उसको हम स्ट्रैप से अपने सिर पे लगाते हैं। देखिए, इस तरह से घुमा के स्ट्रैप को लगा के आप मास्क को पहनते हैं, इससे आपका प्रोटेक्शन मिलता है। N95 मास्क है। इसी का दूसरा तरीके का N95 मास्क है, इस तरह से रहता है। इसमें इसको लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, स्ट्रैप सिर के पीछे चले जाते हैं, आराम से प्रोटेक्ट, बढ़िया, बहुत इफेक्टिव है, रिकमेंडेड भी हैं ये। इसके बाद में एक ट्रिपल लेयर मास्क होता है, इस तरह के मास्क होते हैं। आप देखिए, बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं, इस तरह लगाने से प्रोटेक्शन मिलता है। आप देखिए ऐसा, और ये बहुत सब मेडिकल पर्सनल भी लगाते हैं, आम व्यक्ति भी लगा सकता है। आप बाहर जाएँ तो प्रोटेक्शन करिए। अगर ये भी ना हो तो कपड़े के मास्क भी आते हैं। किसी भी तरह से आप प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा
कपड़े के मास्क घरों में बनाए जा सकते हैं। अब आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया कि आप अपने घर में कोई भी कपड़ा, कोई भी मास्क, कोई भी कपड़ा लगाइए। गमछा हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, कुछ भी कपड़ा हो सकता है अपना, परंतु आवश्यक है अपने आँख और नाक और मुंह को बचाना जी। तो आप जब यहाँ इस रूट से जाता है अंदर, आंखों को बचाना भी जरूरी है, तो मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मास्क ना हो, कोई भी कपड़ा हो, यदि कपड़ा आप लगाएंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। ये बहुत बहुत आवश्यक है और मैक्सिमम लोड हमारा यहीं से आ रहा है। नंबर 2, हैंड वॉश टेक्निक। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, देखिए हैंड वॉश इंपॉर्टेंट है। सबसे साबुन और रनिंग वाटर में हैंड वॉश करना बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज इसमें कुछ सैनिटाइजर्स होते हैं, उसको आप इस तरह हाथ में लेते हैं, अच्छे से रब किया जाता है दोनों हाथों को, फिर आप दोनों फिंगर्स के बीच में हम इसको रब करते हैं, एक हाथ के पीछे दूसरा हाथ ले आके फिंगर्स को रब करते हैं। देखिए दोनों तरफ करने से ये एरिया हम कवर कर पा रहे हैं। उसके बाद में दोनों तरफ के फिंगर मोड़ के रब करने से नाखून होते हैं और इसके पीछे का हिस्सा रब होता है, क्योंकि ये हमेशा छूट जाता है जनरली। उसके बाद में अंगूठा, एक एक अंगूठे को इस तरह क्लीन करना चाहिए, या ऐसा भी किया जा सकता है। ये देखिए ऐसे दोनों हाथों में करने से ये वाला हिस्सा भी कवर होता है। उसके बाद में आप देखेंगे नाखून को दूसरे हाथ की कलाई पे रख के इस तरह हमको करना पड़ता है। इसमें कुछ हाथ में जो क्रीजेज हैं, ये क्रीजेज में कीटाणु रह जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, नेल्स हम अच्छे से क्लीन नहीं करते, इनमें वायरस रह जाता है। उसके बाद में सब करने के बाद में हम इसको हैंड को अच्छे से कलाई भी क्लीन कर लें। ऐसा करने से हमारा हाथ पूरी तरह क्लीन हो जाता है। साबुन और पानी सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा इसमें मिट्टी और कचरा भी निकल जाता है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा हाथ अच्छे से क्लीन हो गया है। जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास इस तरह के ये हैंड रब्स यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं इस तरह, और बार बार करने से हम आप डेफिनेटली इस रोग को दूर रख सकते हैं। जी सर ये बात हो गई सैनिटाइजेशन के बारे में। सर साथ ही साथ जो हम सोशल डिस्टेंसिंग देखते हैं, जिसके लिए पूरा ये लॉकडाउन लगाया गया है, तो सर इस सोशल डिस्टेंसिंग में लोग लॉकडाउन में अपने घर में हैं, लेकिन उसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो सच बात कह रहे हैं आप। बहुत लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इतने दिनों तक घरों में हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, परंतु फिर भी इसमें आवश्यक बात है कि इसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जी। क्या पॉजिटिव बात है कि मैं घर में हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ घर में है, जो ऐसे रूटीनली हो नहीं पाता। बच्चे पढ़ने जाते थे, बड़े कॉलेज जाते थे, जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, किसी के पास समय नहीं होता था, सुबह निकले रात में मिलते थे, कई बार ड्यूटी के कारण वो भी नहीं। तो इसमें पॉजिटिविटी है कि आप घर में सबके बीच में, तो पहले तो है कि मुस्कुराइए, मुस्कुराने का मौका ढूंढिए, न्यूज़ बार बार मत देखिए, जरूरी जानकारी लेके आप हट जाइए, गाइडलाइंस आप ले लीजिए, उनको फॉलो करिए, परंतु इसमें अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी है। देखिए कितना अच्छा मौका है। आप जब आज समझ में आ रहा है, जब हम फ्री बैठेंगे कितना अच्छा सूर्योदय होता है, शाम में कितनी अच्छा मौसम है। आप छत पे जाके देखेंगे कि कैसा खुला आसमान है, ताजी हवा मिलती है, वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है जी। अपने आप को खेलों में बिजी रखें, बोर्ड गेम खेलें, चेस खेलें, कैरम खेलें और कार्ड्स खेलें, इस तरह बड़ों से बात करें, बहुत सी कविताएं लिखी। देखिए बहुत सारे काम हमेशा हम लोग लगता था कि टाइम नहीं मिला, लेखन की चीज़ को बढ़ा सकते हैं, कविताएं लिखिए। मैं बोलता हूँ कि रोज़ 3 दोस्तों से, 3 रिलेटिव से और 3 टीचर से अपनी बात करें फ़ोन पे, आप कैसे हैं, क्या है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। साइकिल चलाएं, इस तरह अपने आप को फिजिकली फिट करें। एक और ये बहुत अच्छा मौका है अपने एडिक्शंस छोड़ने का जी। जब एडिक्शंस, आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे हर व्यक्ति छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पाता है, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, तो इससे अच्छा मौका है, छोड़िए, अपने आप को दूसरे कामों में लगाइए, टोबैको छोड़िए, अल्कोहल छोड़िए। दूसरा, अपना वेट यदि आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। जो बहुत अंडर वेट है उसको अच्छा खाने का टाइम है, अच्छा डट के खाइए, ताजे फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, दूध लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, तो जो हमेशा हमें अच्छी बात है। तो अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। सीढ़ी चढ़ने में हम 3 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो स्टेयर्स आर एक्सेलेंट वे फॉर फिटनेस। उसके अलावा ऑन द स्पॉट रनिंग करिए, वॉक करिए, घर के अंदर ही अपनी सीमाओं के अंदर करिए, पर आप छत पे जाके तो देखिए क्या पॉजिटिविटी मिलती है। सूर्य की किरणें जरूर लीजिए, विटामिन डी की कमी हमको हो रही सबको, तो उससे भी बचा जाएगा। बॉडी में धूप आएगी, बॉडी में हवा लगती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा मौका है। और हमारे साथ तो आप देखिए, दूसरी बात आपको मालूम है, हम मैच जीतने वाले हैं, हम इस पूरे रोग से जीतने वाले हैं, ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हम सब काम हमारे प्रधानमंत्री जी और टीम समय पे करते चले जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव है, इतना लंबा अनुभव उनके साथ है। उनकी आज 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सब डॉक्टर्स के साथ, और बहुत भोपाल के अंदर बहुत बड़े ग्रुप में। तो इस तरह से बार बार हम हर तरह से हम आगे बढ़े हैं और रोग नियंत्रण में थोड़ा बचा रह गया। आप खुद सोच के देखिए कि जर्मनी में जहाँ 1.25 लाख संक्रमित व्यक्ति हैं, 4000 डेथ्स हो चुके हैं। आप हम हिंदुस्तान को देखिए 14,000 टोटल, तो हम कहीं आगे हैं इन लोगों से, उन देशों से जो कि डींगे हाँकते थे जी। आज क्योंकि हम संगठित है, क्योंकि हमारे लीडरशिप में पॉजिटिविटी है, वो दूरदर्शिता रखे हुए हैं,
और हम सब उनके साथ हैं। जी सर। एक कॉल पे आप देखिए 22 मार्च को हमने कैसे जनता कर्फ्यू लगाया। जी सर। कैसे हमने सब लाइट जलाई, कैसे हम सब खुशी खुशी ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं। जी सर। मुझे ये मालूम होना चाहिए हम सबको कि हम जो कर रहे हैं अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। पहले तो ये, फिर अपने समाज के लिए कर रहे हैं। यदि मैं घर में रहूंगा तो मैं अपना ही फायदा करूंगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक और फिजिकल दूरी बनाए रखना बहुत बहुत आवश्यक है। और ये बहुत ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा। आप देखिए ऑलरेडी अब चीज़ें बदलती जा रही हैं, चीज़ें नियंत्रण में आती जा रही हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ज़िंदगी लंबी होती है, हम तो देखते हैं कठिन समय सालों साल चलने के बाद भी दूर हो जाता है। जी। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। जी। दैट बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि बस जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, पॉजिटिव रहिए, खूब इसको यूज़ करिए। आप जब फिर वापस अपने रोज़मर्रा में लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि देखिए अरे वो समय निकल गया, क्या कुछ कर सकते थे, तो क्यों ना अभी शुरू करें। जी सर। सर ये तो रहा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने घरों में रहना, लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो इस कोरोना के पैंडेमिक में भी सड़कों पर उतर के अपना काम कर रहे हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठाएं? देखिए इन लोग के लिए सबसे आवश्यक है कि अपना आपको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट मास्क पहन के करें, प्रॉपर क्लोथ पहन के करें, जो पीपी किट्स हैं उसका यूज़ करें, हैंड वॉश बार बार करें और थोड़ा चौकन्ने रहें। इनके लिए बहुत आवश्यक है। इनके लिए तो शत प्रणाम, क्योंकि यही अमले जो है फील्ड में जा रहे हैं, ये इन्हीं के कारण तो हम लोग आज प्रोटेक्टेड हैं। तो कितनी बड़ी बात है। हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। बिकॉज किसमें हिम्मत है कि जो अपना परिवार छोड़ के, अपनी जान छोड़ के फील्ड में जाकर दूसरे की मदद करने। तो पहली बात तो ये, इसलिए उनके लिए मैसेज है कि आप समय पे खाएं, पॉजिटिव रहिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव रहें। हम सब, पूरा देश आपके साथ है। और टाइम पे खाना जरूरी है, प्रॉपर नींद लेना जरूरी है और पॉजिटिव रहना जरूरी है उनके लिए भी। और एज हमारे देश के नागरिक हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके परिवार का देख रेख करें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको पॉजिटिव रखें, उनके लिए जो कर सकते हैं करें। और तन मन धन से अपने देश के लिए हम अपना योगदान दें। जो हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में अपने देश के इस पूरे बड़े यज्ञ में अपना योगदान दे सकता है। तो हम सबको आगे बढ़ के करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके स्पेशल ओपिनियन के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे देश में यदि हमारे मोहल्ले के अंदर भी किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग उसके पास नहीं जाते। और ऐसे डर के माहौल में, ऐसे पैंडमिक के माहौल में अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, अपने परिवार वालों की फ़िक्र ना करते हुए, अपने घर वालों से, अपने प्रियजनों से दूर रहकर हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के पुलिस ऑफिसर्स, हमारे देश के सफाई कर्मचारी हर दिन काम करते हैं अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर। दूरदर्शन इन सभी कर्मचारियों को सलाम करता है, इनके जज्बे को सलाम करता है। और यदि इसी तरह मिलजुल कर हम काम करेंगे तो ये कोरोना की लड़ाई हिंदुस्तान ज़रूर जीतेगा। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।